नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो नेशनल ओपन स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है और जो 12वीं क्लास में हैं। इन्होंने हिंदी कोड 301 सब्जेक्ट लिया हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में आप चैप्टर 9 चीफ की दावत जो भीष्म साहनी जी ने लिखा है, इसको बहुत ही खूबसूरत ढंग से समझेंगे ताकि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाए और साथ के साथ आपकी एग्जाम की तैयारी भी हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस लेसन को समझने से पहले इस पाठ के उद्देश्य को भली प्रकार समझ लिया जाए ताकि हमें ये लेसन आसानी से समझ आ जाए। ये लेसन भीष्म साहनी जी ने लिखा है और इस चीफ की दावत के जरिए वे मध्यम वर्गीय परिवार को एक संदेश देना चाहते हैं कि कुछ गलती अक्सर ही मध्यम वर्गीय परिवार अपनी लाइफ में करते रहते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार की आमदनी लिमिटेड होती है, उनके इनकम सोर्सेस लिमिटेड होते हैं, लेकिन इनके खर्चे, इनकी इच्छाएं उस आमदनी से पूरी नहीं होती। अब आमदनी को बढ़ाने के लिए कई बार ये ऐसा गलत स्टेप उठा लेते हैं जो इनके लिए सही नहीं होता। मध्यम वर्गीय परिवार दिखावटीपन, अपने को ऊंचा दिखाना, सोशल स्टेटस में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कई बार अपने माँ बाप का शोषण तक कर देते हैं और अपने माँ बाप की इंसल्ट करने से कुछ सेकंड भी नहीं हिचकिचाते। ये लोग अपने बूढ़े माँ बाप को घर के बेकार सामान की तरह समझते हैं कि ये सामान अब बेकार हो गया है, किसी काम का नहीं है, इनको एक कोने में रख देना चाहिए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इन लोगों की जो भी पहचान, जो भी वैल्यू समाज में है, वो सब इन्हीं माँ बाप की बदौलत है। इस पाठ में चीफ की दावत में भी सामनाथ जी यही गलती करते हैं। वो अपने घर पर अपने बॉस को बुलाते हैं, लेकिन अपनी माँ को वो एक बेकार की वस्तु समझते हैं। लेकिन उसकी माँ पर एक हुनर है, वो फुलकारी बनाना बहुत अच्छी तरह जानती है, लेकिन वो इस हुनर को, इस परंपरा को बहुत छोटा समझती है। लेकिन उनके जो चीफ हैं, उनके बॉस हैं, वो इस वैल्यू को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और सामनाथ जी को जब हैरानी होती है कि जब उनके बॉस उनकी माँ की इस कला को तारीफ करते हैं और प्रभावित होते हैं। इस पाठ में 4 मुख्य पात्र हैं। पहला सामनाथ, दूसरा उनकी पत्नी, तीसरा उनकी माँ, चौथा चीफ। बाकी पात्र सहायक हैं। चीफ की दावत कहानी 3 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में सामनाथ के चीफ के लिए दावत की तैयारी की जा रही है। सजावट का सामान सही जगह पर लगाया जा रहा है, शराब का भी प्रबंध किया जा रहा है, जो सामान जरूरी नहीं है उसको छिपाया जा रहा है। ऐसे में सामनाथ और उनकी पत्नी को माँ का ख्याल आता है। ये दोनों माँ को घर का बेकार सामान समझते हैं और दुविधा में पड़ जाते हैं कि माँ का क्या किया जाए। बूढ़ी माँ सामनाथ की जीवन शैली से मेल नहीं खाती, ऐसा इन दोनों का सोचना है। उनका होना सामनाथ को हीनता का बोध कराता है, इसलिए उसको छिपाए जाने पर विकल्प होने लगता है कि कैसे इस माँ को छुपाया जाए। एक विचार आता है माँ को सहेली के घर भेज दिया जाए, लेकिन यह विचार भी उनको ठीक नहीं लगता। अगर ऐसा किया गया, माँ सहेली से मेलजोल बढ़ा लेगी और फिर उसकी सहेली उनके घर आना जाना शुरू कर देगी। यह विकल्प भी उनको अच्छा नहीं लगता। एक विकल्प यह होता है कि माँ को जल्दी खाना खिलाकर कोठरी में भेज दिया जाए, लेकिन इस विकल्प पर भी समस्या है। अगर माँ सो गई, खर्राटे लेने लगेगी और खर्राटे की आवाज तेज है, जिससे दावत में रंग में भंग पड़ सकता है। एक और विचार किया जाता है कि माँ को कुर्सी पर बैठा दिया जाए और कहा जाए कि माँ आप इस कुर्सी पर बैठे रहो। कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है।
इसमें सामनाथ के घर में पार्टी शुरू हो चुकी है। सबको शराब पसंद है। सब लोग एक टेबल पर बैठे हुए हैं। चीफ के साथ उनकी पत्नी भी आई है। चुटकुले, कहानी, यह सब पार्टी में चल रहा है। ड्रिंक का दौर भी चल रहा है और अब समय 10:30 के आसपास हो चुका है। जब मेहमान खाना खाने बरामदे में आते हैं तो सब देखते हैं कि माँ कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी हुई है और कभी लेफ्ट कभी राइट अपनी गर्दन हिला रही है और सो चुकी है। सीधी तरफ गर्दन होती है, नींद थोड़ी सी टूट जाती है, फिर वो लेफ्ट साइड गर्दन कर लेती है। फिर खराटे आते हैं, फिर नींद खुल जाती है, फिर राइट साइड कर ली है और खराटे भी ले रही है। खराटे की आवाज से सबको पता चल जाता है। अब वह हड़बड़ाकर उठ जाती है और चीफ से अभिनंदन कर हड़बड़ाहट में उठ जाती है, लेकिन सामनाथ को अच्छा नहीं लगता। चीफ अंग्रेजी में माँ से बात करते हैं, लेकिन माँ को अंग्रेजी नहीं आती, वो बोल नहीं पाती। इस सब को सामनाथ अपनी इंसल्ट समझता है और इस बात को दबाने के लिए वो कहता है कि माँ को गाना भी आता है, माँ अब गाना सुनाई। सब पार्टी में होते हैं तो सबको गाने की ख्वाहिश होती है। सब माँ से गाने के लिए कह देते हैं, लेकिन माँ बहुत डिस्टर्ब है। वो ये सोचती है कि उससे कोई गलती ना हो जाए जिससे बेटे की पार्टी खराब ना हो जाए। लेकिन सब आग्रह करते हैं कि माँ आप गाना गाइए, तो वो अपने जमाने का पुराना सा कोई गाना गा देती, लेकिन आत्मविश्वास नहीं होता, हड़बड़ाहट में वो गाना गा देती है। यह भी सामनाथ को अच्छा नहीं लगता। अब इस बात को संभालने के लिए सामनाथ अपने बॉस से कह देता है कि माँ को फुलकारी आती है, फुलकारी की पेंटिंग बहुत अच्छी तरह से करती है और फुलकारी बनाती भी बहुत अच्छी तरीके से है। और वो माँ से कहता है कि माँ आप इनको अपनी फुलकारी की कला दिखाई। माँ जब अपनी फुलकारी की कला दिखाती है, लेकिन माँ बूढ़ी हो चुकी है, जो वो कला दिखाती है वो पुरानी है, कहीं कहीं से फट भी रही। लेकिन चीफ को वो कला पसंद आ जाती है और वो माँ से आग्रह करता है कि वो ऐसी ही फुलकारी बनाकर बॉस को देगी। लेकिन माँ बूढ़ी हो गई है, आंखें भी कमजोर हो गई, ठीक से बन नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ सामनाथ बॉस को आश्वासन देता है कि वह माँ से फुलकारी जरूर बना लेगा और आपको भेंट भी करेगा। माँ की नजर कमजोर है। अपनी लाचारी और बेटे की संवेदनशीलता से आहत होकर माँ कोठरी में जाकर रोती है। कथा के तीसरे भाग में दावत खत्म हो चुकी है। बेटे के चीफ को माँ की फुलकारी बहुत पसंद आई। सामनाथ जी अपनी माँ की कला को जो बेकार समझ रहे थे, लेकिन वो कला चीफ को बहुत पसंद आई है। अब बेटा खुश है। अब वो अपनी माँ के पास आकर कहता है कि माँ आपने तो पार्टी में रंग डाल दिया। लेकिन माँ कोठरी में बैठकर रो रही है कि कहीं उससे कुछ गलत हो गया है, उसकी पार्टी खराब हो गई, अब बेटे की तरक्की नहीं हो पाएगी। लेकिन सामनाथ बहुत खुश है। वह माँ को गले लगाता है और कहता है कि माँ आपने तो बहुत अच्छा काम किया है और आपकी जो फुलकारी है बॉस को बहुत पसंद आई है और वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माँ को ये फुलकारी बनानी चाहिए और उन्हें भेंट करनी चाहिए। सामनाथ खुश होकर माँ को गले लगा लेता है कि माँ आपने बहुत अच्छा काम किया। कुछ समय पहले एक विचार किया जा रहा था कि माँ को हरिद्वार भेज दिया जाए। माँ के मन में ये डर है। वो बेटे से कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मुझे अब हरिद्वार भेज दो, मैं हरिद्वार में अपना जीवन गुजार लूँ। लेकिन यहाँ सामनाथ क्रोध से लालायित हो जाता है और कहता है कि माँ तू चली जाएगी तो फुलकारी कौन बनाएगा और मेरी तरक्की कैसे होगी। वह माँ को कोसने लगता है। बेटे के व्यवहार से माँ दुखी है, लेकिन उसकी तरक्की की बात सुनकर
वह फुलकारी बनाने के लिए तैयार हो जाती है और बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आइए अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर विचार कर लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सामनाथ चीफ को दावत पर क्यों आमंत्रित करता है? इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे कि सामनाथ एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी है। मध्यम वर्गीय परिवार में आमदनी कम होती है और आवश्यकताएं उनकी आमदनी से अधिक होती हैं। यह मध्यम वर्गीय परिवार अपनी तरक्की के लिए हर समय लालायित रहता है। सामनाथ भी अपनी तरक्की चाहता है, अपनी नौकरी में वृद्धि चाहता है। इस कारण से वह अपने चीफ को अपने घर दावत पर आमंत्रित करता है ताकि उसकी तरक्की हो जाए। इस पाठ में एक प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंग के नीचे छिपाया जाने लगा है। यह कथन मध्यम वर्ग की किस प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है? स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, मध्यम वर्गीय परिवार अपने माँ बाप को एक फालतू सामान समझने लगा है। जिस प्रकार घर में अगर कोई मेहमान आता है तो हम अपने घर के फालतू सामान को छुपाते हैं, अलमारी के पीछे रखते हैं, पलंग के नीचे रखते हैं। ठीक इसी प्रकार ये लोग अपने माता पिता को भी घर का फालतू सामान समझते हैं। और अगर कोई मेहमान आ जाए, जैसा इस पाठ में चीफ दावत पर आया है, तो ये लोग अपने माँ बाप को फालतू सामान समझने लगते हैं और फालतू सामान की तरह अपने माँ बाप को छुपाने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि चीफ की दावत कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर, आप इस कहानी का आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि चीफ की दावत कहानी जो भीष्म साहनी जी ने लिखी है, इसका उद्देश्य यह है कि मध्यम वर्गीय परिवार जिनकी आमदनी कम और खर्चे अधिक होते हैं, यह लोग समाज में दिखावटीपन और सोशल वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ ऊट-पटांग और अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। यह लोग अपनी तरक्की के लिए कई बार ऐसी भयानक गलतियां कर देते हैं जो इंसानियत के नाते सही नहीं है। जैसे इस कहानी में कहा गया है, इसमें सामनाथ अपनी तरक्की के लिए अपने चीफ को दावत पर बुलाता है, लेकिन दावत पर बुलाने के बाद ये ख्याल आता है कि माँ का क्या होगा। माँ को ये लोग घर की बेकार वस्तु समझते हैं। जिस प्रकार घर की बेकार वस्तु को अलमारी के पीछे, पलंग के नीचे छुपाया जाता है, ठीक इसी प्रकार ये लोग माँ को घर के फालतू सामान की तरह छुपाने की बात करते हैं। और यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट है, सामनाथ की माँ को एक कला फुलकारी आती है। सामनाथ को यह कला बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब उनके चीफ को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत प्रभावित होते हैं और सामनाथ से कहते हैं कि आपकी माँ के पास ये कला अद्भुत है, मुझे भी इस कलाकारी का नमूना पेश किया जाना चाहिए। अपनी माँ से कहें कि आप फुलकारी बनाकर उनके बॉस को जरूर दें। यहाँ भीष्म साहनी जी यही संदेश कहना चाहते हैं कि हमें अपनी परंपरा, अपने परिवार, अपने माँ बाप से अलग नहीं होना चाहिए, इनसे अलग होकर सोचना नहीं चाहिए। हमारा जीवन जो भी कुछ है इन्हीं माँ बाप की बदौलत है। हम तरक्की के झूठे दिखावटीपन में अपने माँ बाप को कई बार घर का फालतू सामान समझ लेते हैं जो सही नहीं। यही संदेश इस पाठ के माध्यम से भीष्म साहनी जी कहना चाहते हैं।